Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are great and we are here with another video for class +2 macroeconomics. As आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर पाए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका कॉजेस ऑफ रिडक्शन या डेफिशिएंसी ऑफ एडी क्यों होती है, इसके कॉजेस क्या है। कल की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके थे आपका कि डेफिसिट डिमांड की वजह से आपका डायग्रामेटिकली कैसे चेंज होता है, एडी कैसे आपका रिड्यूस होता है, ये सब चीजें हम कल की क्लास में कर चुके थे। इसलिए प्लीज चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, हम इसे 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे और 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी। अब देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ आपके 2 सेक्टर्स होते हैं, दैट इज योर हाउस होल्ड एंड योर बिजनेसेस और योर फर्म्स। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट या आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो पहला 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है रिकॉल कर लेते हैं। वो खर्चा जो एक हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है, किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, द स्पेंडिंग्स और द एक्सपेंडिचर which is made by the household on goods and services। ठीक है, अब उसी में रिडक्शन आ गई, मतलब अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है, आपका खर्चा नहीं कर रहा है किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर वो खर्चा ही नहीं करेगा तो डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, अब इसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। कि हाउस होल्ड सेक्टर आपका गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि उनकी इनकम कम हो गई है। ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस आपकी सूटेबल नहीं है, या और भी मल्टीपल रीजंस आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड में रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, अब देखो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रिड्यूस ओइंग टू सेवरल रीजंस। ठीक है, however the most is reduction in propensity to consume or increase in propensity to save। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि वेरियस रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है कि योर मदर्स, ठीक है, ट्राई टू सेव एक्स्ट्रा जो आपके फादर उनको देते हैं, तो वो क्या बोलती हैं कि नहीं अब से थोड़ा ज्यादा हम सेव करेंगे। तो ज्यादा सेव करेंगे मतलब खर्चा आपसे कम होगा, तो खर्चा अगर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड आपका कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड का केस अराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा जो बिजनेस कर रहा है फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स और फॉर द परचेज ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, वो खर्चा जो एक बिजनेसमैन करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो होता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आप आपने मशीनरी या प्लांट अपने बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो वो एक तरह का खर्चा तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो है, क्योंकि उसी से ही आप प्रोडक्शन करोगे और आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो चीज पहले 10 लोग एक दिन में कर रहे थे, अब वो क्या होगा, 1 घंटे में काम हो जाएगा, 2 घंटे में काम हो जाएगा, तो टाइम सेव हुआ। पर अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट ही ना करे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब 2 सेक्टर इकोनॉमी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है।
तो ये रही आपकी गवर्नमेंट और ये आ गया आपका एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ठीक है, और टैक्स रेट्स। ये आ गया आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अब देखिए, फर्स्ट है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार खर्चा कर रही है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीजों पर, ठीक है। अब क्या है, द गवर्नमेंट में कट इट्स एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट मे बी बिकॉज ऑफ बजटरी कॉन्ट्रेंट्स। अब देखिए, कई बार सरकार बजट बनाती है। अब गवर्नमेंट ने आपका बजट बनाया, जब गवर्नमेंट ने आपका बजट बनाया तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्रेम बना दिया कि भाई इतना ही खर्चा करना है इस चीज पर, उससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब जब उनके पास लिमिटेड पैसा है तो वो लिमिटेड ही क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, लिमिटेड ही डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, लिमिट में हो जाएगी, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, फॉल इन एक्सपोर्ट्स इंप्लाइज अ फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू फॉल इन एडी। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जो माल हम भारत से बाहर भेज रहे हैं वो ही है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जब हम भारत से बाहर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को भेज ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फॉरेन, इसके रीजन हो सकते हैं कि फॉरेन में डिमांड नहीं है, या फॉरेन में वो प्रोडक्ट सस्ता है, या आप महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या जो टैक्स ड्यूटीज है आपकी इंपोर्टेड गुड्स पर वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से भी क्या होता है, आपका जो एक्सपोर्ट्स होता है वो लिमिटेड हो जाता है, विच कॉजेज फॉल या डिक्लाइन इन योर एडी। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स या राइज इन इंपोर्ट्स। अब देखिए, इंपोर्टेड प्रोडक्ट सबको बहुत पसंद है, ठीक है। हम कोई भी इंपोर्टेड चीज लेते हैं तो अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, यार ये इंपोर्टेड है, ये अमेरिका का है, यूके का है, ये मेरे मामू कनाडा से लेकर आए थे, ये यूएसए का है। इस तरह हम सबको शो ऑफ करते हैं, लेकिन जितने ज्यादा हम इंपोर्ट्स करेंगे उतनी ज्यादा हमारी एग्रीगेट डिमांड, वो किस चीज की एग्रीगेट डिमांड, जो भारत में बने प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड होगा और अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए, करो, ख्वाहिश होती है आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करो तो वो चीज ज्यादा बेटर है। अब देखिए, इसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इसके हो सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो भारत के ज्यादा महंगे होते हैं, वेयर एज अगर आप कहीं बाहर चले जाओ या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को लो तो वो सस्ते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो महंगा है, ठीक है। ये इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। अब देखिए, increase in tax rates leave less disposable income with the people. It reduces their capacity to spend. अब देखिए, जितना ज्यादा टैक्स हम पे करेंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्या होगा, जितने ज्यादा मैंने टैक्स पे किया उतना ज्यादा अब मेरे पास इनकम कम है मेरी। अब इनकम कम है तो लिमिटेड पैसा है तो लिमिटेड खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से ही सेव भी करना है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आप लिमिटेड पैसों में खर्चा कर रहे हैं तो लिमिटेड ही स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से आप लिमिटेड ही डिमांड करेंगे। कहाँ आप अगर 20 किलो चावल खरीद रहे थे तो आप 15 किलो खरीदेंगे, क्योंकि टैक्स बहुत पे कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपके एग्रीगेट डिमांड में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने कौन से सेक्टर पढ़े, ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर और ये आपका फर्म, ठीक है। और फोर सेक्टर्स में आपका गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी आ जाता है। आई होप ये क्लियर होगा, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपका डेफिसिट डिमांड क्या था, ठीक है।
वो किन कारणों की वजह से होता है, कॉजेस पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या होता है आपका इकोनॉमी के ऊपर जब आपका एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंसी में होता है। उससे पहले आपका डायग्राम हमने कल एक किया था, ठीक है, उसको दोबारा समझते हैं। देखो आपका है ओ एक्स एक्सिस पर इनकम, ओ वाई पर है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आपको ये चीज पता है कि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्रीज पर रहती है, ठीक है। फिर आता है आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड आ गया तो एग्रीगेट डिमांड जहां पर एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रहा है वो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है। लेकिन क्योंकि जो हमने सोचा हुआ था वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड कम है ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं, डेफिसिट डिमांड, क्योंकि डेफिशिएंसी है डिमांड की तो आपका एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हुआ। अब जो आपका इक्विलिब्रियम बना है जहां पर उसने एग्रीगेट सप्लाई को कट किया है वो बना है E1। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये हो रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, यहां लिख देती हूँ y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जब आपकी यहां पर कट कर रही थी तो वो इक्विलिब्रियम बन रहा था और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, मतलब इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट थी, ओ से लेकर एम तक, ठीक है, और एम पॉइंट पे आपका फुल इक्विलिब्रियम है। अब जैसे ही डेफिशिएंसी हुई आपके एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है, अब आपका सिर्फ ओ से लेकर एन तक ही क्या हो रहा है, इम्प्लॉयड है लोग, मतलब इम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है, समझ गए। और जहां पर आपका इक्विलिब्रियम कट करेगा प्लान्ड एडी के साथ, वहां पर भी आपकी क्या सिचुएशन होगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अब देखो जो हमने सोचा हुआ था उससे कम है आपकी एग्रीगेट डिमांड, तो क्या राइज हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, समझ गए, ठीक है। अब पहला इसका जो कॉज है वो है कॉन्सिक्वेंस है वो है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मुझे पता है मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी, लेबर्स की जो पोटेंशियल है उसे ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी जो उनकी पोटेंशियल है, प्लस लोग मुझे निकालने पड़ेंगे अपनी फैक्ट्री में से क्योंकि स्टॉक ही आपका बिक नहीं रहा है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आती है, ठीक है, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में आपकी कुछ चीजें होती है, पहले होती है कि या तो जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपना क्या बोलते हैं बेस्ट या अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, या जिस नौकरी पे वो काम कर रहे हैं उसमें उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है जो वो अपना क्या बोलते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए या अपने डेली खर्चों को निकाल पाए, या उनके पास जॉब ही नहीं है, ये सारी सिचुएशंस होती है आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। अब देखिए क्या है डिफ्लेशनरी गैप में, हमें ये पता है कि लोअर एडी है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, जब डिमांड ही नहीं है आप प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रहे हो तो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉफिट भी नहीं आ पा रहा है, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है तो लो आउटपुट और लो इनकम है, ठीक है। अब जब इनकम ही नहीं है तो भाई क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो घूम फिर के किस पे आ रहे हैं, लोअर एडी पे ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका डिफ्लेशनरी स्पाइरल बन रहा है। स्पाइरल कैसे होता है आपका, इस तरह से, इसी तरह से होता है भवंडर टाइप ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, लोअर एडी था, लोअर एडी की वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो आउटपुट नहीं हो पा रहा है, आउटपुट नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट इनकम नहीं है तो लोअर एडी। नेक्स्ट है आपका अनडिजायर्ड स्टॉक,
ठीक है। अब एज अ मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरी क्लोथिंग फैक्ट्री है, अब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जब मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो कौन सा स्टॉक है, अनडिजायर्ड स्टॉक बनता जा रहा है, वो स्टॉक जिसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ बट क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब मुझे उसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, ठीक है, या तो मैं उसको ऐसे ही रखे रहने दूं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है आपका सिचुएशन ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक। देखो, इन अ सिचुएशन ऑफ लोअर एडी प्रोड्यूसर्स आर not able to sell what they wish to, undesired stock tends to pile। जो वो बेचना चाह रहे हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से अनडिजायर्ड स्टॉक आपका हो रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट लास्ट, ठीक है। अब देखो, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो मेरे कपड़े वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अब कपड़ों को निकालने के लिए तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन जीरो करना पड़ेगा, सेल में लगाना पड़ेगा। जो टी शर्ट मैं मान के चलो 100 में बेच रही थी, अब मुझे 50 में बेचनी पड़ रही है, तो वहां पे क्या है, प्रॉफिट मार्जिन जीरो हो चुका है, ठीक है। अब जब प्रॉफिट ही नहीं है तो नेक्स्ट बार मैं कहाँ से अपना स्टॉक अप करूंगी, इसकी वजह से अल्टीमेटली फिर से क्या हो रहा है आपका, अल्टीमेटली फिर से आपका एग्रीगेट डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई प्रेफर ऑलवेज कि आप नोट डाउन करें, बिकॉज जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो हम नहीं पढ़ते हैं स्क्रीनशॉट में से, ठीक है। इट्स बेटर कि आप जो मेन मेन चीजें हैं वो आप कर लो, डायग्राम बना लो और मेन मेन चीजें लिख लो। अब देखिए, कल की क्लास में हम करेंगे आपका एक्सेस डिमांड वाला डिमांड वाला टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेल्प अस टू ग्रो आवर चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।